everyone is studying well, staying at home, and enjoying with the videos of Commerce Mentor. Till now, we have discussed so many different points of company accounts. Now, we are coming to one of the fresh chapter, that is ratio analysis. अब तक हम लोग कंपनी अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे। बैलेंस शीट को समझा हम लोगों ने, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट को हम लोगों ने समझा, किस तरह से उन सभी चीजों को बनाया जाता है, उन सभी चीजों की वर्किंग हम लोगों ने समझी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिस टॉपिक का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है। उस चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम रेशियो एनालिसिस की बात करें, नेचुरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्ट बी में रेशियो एनालिसिस से 20 मार्क्स के सिलेबस में आपके मिनिमम 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन 12 नंबर की जो होती है उसमें भी एक क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का आपको बनाने के लिए कंपलसरी आता है। तीसरा इंपॉर्टेंस है, आपको अपना जो प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, उस प्रोजेक्ट फाइल में भी आपको नंबर ऑफ रेशियोज को प्रेजेंट करना होता है। तो इंपॉर्टेंस के साथ साथ में हम अपने रेशियो एनालिसिस को चालू करते हैं। सबसे पहली बेसिक चीजों की हम बात करते हैं कि रेशियो एनालिसिस आखिर होते क्या है, करना क्या होता है। उसके लिए हमको सबसे पहले डिस्कस करना है टर्म रेशियो को। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन से मतलब है कि जब दो मैथमेटिकल टर्म्स को हम आपस में जोड़कर दिखाते हैं, आपस में एक जैसी चीजें करने के लिए हम उनका प्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज नोन एज अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। और किन चीजों का अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन? वो है रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाली या एक दूसरे से रिलेट करने वाले आइटम्स को हम यहां पर प्रेजेंट करते हैं। देन व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो में हम लोग स्पेसिफिकली अकाउंट्स में जो रेशियोज यूज होने वाले हैं उन रेशियोज की हम यहां पर बात करने वाले हैं। सो अकाउंटिंग रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। ये अकाउंटिंग वेरिएबल्स कहां से निकलेंगे? ये अकाउंटिंग वेरिएबल्स निकलेंगे हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, एंड ये अकाउंटिंग वेरिएबल्स निकलेंगे हमारी बैलेंस शीट से। इन दोनों जगहों से ये अकाउंटिंग वेरिएबल्स आएंगे। बहुत सारे फॉर्मूलाज हमको यूज करने हैं। जब हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे तो बहुत सारे रेशियो के आंसर्स हमको अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करने होंगे। कैसे एक्सप्रेस करने होंगे? एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज में हमें ध्यान से देखना होगा प्योर रेशियो को। प्योर रेशियो यानी सिंपल, वो 2 नंबर या 3 नंबर में वो निकलेगा, या उसे हम डिनोमिनेट कर सकते हैं 2:1। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 1 माना जाता है, इसीलिए इसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्योर रेशियो के ये एक होल नंबर अपने आप में, प्योर नंबर अपने आप में कंसिडर किया जाता है। देन दूसरी चीज है परसेंटेज के फॉर्म में भी इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। तीसरी चीज है टाइम्स के फॉर्म में इसे प्रेजेंट किया जा सकता है, या हम इसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब या तो डेसिमल में या फिर हम अपॉन में 3/4 या 1/4 एक्सेट्रा, इस तरह से भी हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हमको रेशियो के ऑब्जेक्टिव्स को समझना है कि हम जो रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं उस रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। 5 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इनके। इनमें सबसे पहला है कि हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंपल तरीके से समझने में हेल्प मिलती है, टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब है कि हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एज वेल एज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, यानी यदि हमको हमारे असेट्स को इमीडिएटली अगर कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो हमारी पोजीशन क्या है? डू वी हैव शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी व्हिच विल बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ current assets? Do we have long term liquidity which will be assessed with the help of नॉन करेंट एसेट? तो हमको ये लिक्विडिटी की इंफॉर्मेशन भी हमारे रेशियो एनालिसिस से करने को मिलती है। देन टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते समय हमारे ऑपरेशंस हमें करने होते हैं, डे टू डे बिजनेस की साइकिल्स हमें चलानी होती है, तो उस
ऑपरेटिंग को करने के लिए बिजनेस के पास किस तरह की पोजीशन अवेलेबल है, दैट इज व्हाट नोन एज टू असेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द बिजनेस ओनली. Then next point is to analyze profitability. किसकी profitability? Business की profitability. हम लोग अलग अलग profits के बारे में पढ़ते हैं. हमने सबसे पहले शुरुआत की थी ग्रॉस प्रॉफिट से, हम लोगों ने नेट प्रॉफिट पढ़ा था, हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़ा, हम लोगों ने पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पढ़ा. अलग अलग प्रॉफिट्स हम लोग पढ़ते हैं, तो उन सभी चीजों से हमारा ये रेशियो हैम्पर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी हेल्प करते हैं. देन जो पांचवा ऑब्जेक्टिव हमारा है, टू हेल्प कंपैरेटिव एनालिसिस. हमको रेशियोज इसलिए भी करना है कि हम अपने कंपैरिजंस कर सकें. किनके बीच में कंपैरिजन? इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन. इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन का मतलब है, इंटरफर्म का मतलब तो हमको समझ में आ रहा है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जैसे हम करते हैं उसी तरीके से मेरी फर्म और किसी दूसरी फर्म के बीच में इंटरफर्म कंपैरिजन हम कर रहे हैं. इंट्रा फर्म का मतलब है मेरी फर्म का इस साल का किस तरीके का परफॉर्मेंस है और पिछले साल का किस तरीके का परफॉर्मेंस था, या पिछले सालों का किस तरह का परफॉर्मेंस था, उनको कंपेयर करना इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन, जो हमें हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस. दोस्तों अगला पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ दिस रेशियो एनालिसिस. नाउ जैसे हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे कि मोटो क्या होता है, तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं और इसके बाद हमें देखना है कि इसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं वो क्या होते हैं. तो पहले चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज आइटम्स, दीज रेशियो एनालिसिस? First is useful tool for analysis of financial statement. हम लोगों ने analysis of financial statement में पढ़ा ही था कि ratio analysis is one of the tool. तो वापस वही बैंकर को करना है, मैनेजमेंट को करना है, इन्वेस्टर को करना है, फाइनेंसर को करना है, सब अपने अपने तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशंस करते हैं. देन सिंप्लीफाइज अकाउंटिंग डेटा. ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा कि ये अकाउंटिंग डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, तो ये इसका एक एडवांटेजेस भी बन गया. देन यूजफुल इन assessing the operating efficiency of business. पता चलती है, ऑब्जेक्टिव था भी हमारा, पता भी हमको चल रही है. So this is one of the most important. मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बड़ी काम की चीज है दोस्तों. Then यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग यानी दूरदर्शिता, फ्यूचर के लिए हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके का हो रहा है. जब हम अपने रेशियोज को पिछले फॉर्म में कैलकुलेट करते आते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हमारा फ्यूचर में परफॉर्मेंस का ग्राफ किस तरह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमें एक आइडिया लगता है इसकी हेल्प से. देन पांचवा पॉइंट है हमारा यूजफुल इन लोकेटिंग वीक एरियाज. हमारी कमजोरियां क्या क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी कमजोरियां हैं, हमें ये भी पता चलता है. तो ये हमें हेल्प करता है हमारे वीक एरियाज को लोकेट करने में. देन इसके बाद में जो छठवां पॉइंट है यूजफुल इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन. ऑब्जेक्टिव में भी हमने पढ़ा, यही हमारा एक एडवांटेज भी है कि हमें आपस में खुद की टाइम एनालिसिस करनी हो या कंपैरेटिव दूसरे लोगों के साथ में हमको कंपैरिजन करना हो, हमें इसकी हेल्प मिलती है. तो ये है हमारा छठवां पॉइंट एडवांटेज का, दैट इज इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन में ये यूजफुल होता है. लिमिटेशंस की अपन नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं. जैसे हम एडवांटेजेस के लिए कह रहे थे कि बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स से निकल रहे हैं, लिमिटेशंस वो है जो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. जैसे रेशियो एनालिसिस में सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए जो होती है वो है फॉल्स रिजल्ट की. कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंटेंशनली मिसलीड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जानबूझ करके फ्रॉड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रिजल्ट्स को फॉल्स बताते हैं. उनका रेशियो आ रहा कुछ होता है, लेकिन क्योंकि उनको उससे नुकसान होगा इसलिए वो उसे काफी बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं. इन्हीं सब चीजों की हेल्प से स्कैंडल्स किए जाते हैं. देन क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड. अकाउंटिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है. हम किसी भी जगह अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं अकाउंट्स में, आप बेझिझक आधी से ज्यादा जगहों में, मैक्सिमम जगहों में आप ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं एज अ लिमिटेशन. अकाउंटिंग के हर जगह लिमिटेशन में ये पॉइंट आता ही है. देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो.
बहुत सारे रेशियो हैं जिनमें बता दिया गया कि स्टैंडर्ड रेशियो, सिग्निफिकेंस रेशियो ये है, लेकिन बहुत सारे रेशियोज में ये बताया ही नहीं गया कि स्टैंडर्ड रेशियो क्या है। वहां दिया हुआ है अगर ज्यादा होगा अच्छा है, अगर कम होगा अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा कितना ज्यादा होगा, वो कम कितना कम होगा, ये कहीं पर भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है। इसीलिए ये एक इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन बन जाता है। अगला पॉइंट है मे नॉट बी कंपैरेबल। भाई मेरी फर्म का बिजनेस करने का पैटर्न अलग है, आपकी फर्म का बिजनेस करने का पैटर्न अलग है, मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग चलती हैं, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग चलती हैं। अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज करने का हमारे पास में अधिकार है, राइट है, हम उसको यूज करते हैं। आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में एसएलएम का यूज करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, मैं उसी चीज के लिए डब्ल्यूडीवी का यूज करता हूं। स्टॉक क्लियरेंस के लिए आप लीफो यूज करते हैं, मैं फीफो यूज करता हूं। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जिनमें हमारा वेरिएशन होता है। देन प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब है जब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से गुड्स की, रॉ मटेरियल की, लेबर की प्राइस में जब चेंज आता है तो उस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता है, विच इज अगेन अ वेरी बिग डीमेरिट ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर। वापस इस पॉइंट को आप कई जगह में ले सकते हैं। देन अगला है विंडो ड्रेसिंग। हम लोग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते नहीं है हम वहां पर हम जाकर के घूमते हैं। घूम घूम करके दुकानों में जो सामान सजे हुए होते हैं, हम उन सामानों को सजा हुआ देख करके बड़ा खुश होते हैं। दुकानदार क्या कर रहा है? दुकानदार कर रहा है विंडो ड्रेसिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं विंडो शॉपिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी यही चीज होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरप्रिटेशन के समय भी स्कैंडल्स, गड़बड़ियां करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। दैट इज व्हाट विंडो ड्रेसिंग। रेशियोज को बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाने के लिए बहुत अच्छा सजा करके दिखाया जाता है इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म। दैट इज व्हाट विंडो ड्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। Then last point is personal bias. Personal bias का मतलब होता है कि मैं अगर रेशियो को इंटरप्रेट करूंगा तो मैं अपने तरीके से करूंगा, मैं अपनी जरूरत के हिसाब से करूंगा। मैं अगर बैंकर हूं तो अपनी चीजों को देखूंगा, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटीज को देखूंगा। मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं अपने तरह से रेशियोज को इंटरप्रेट करूंगा। अगर मैनेजमेंट में हूं तो अलग तरीके से करूंगा। तो यहां पर क्योंकि अलग अलग यूजेस हमको हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करना होता है, इसीलिए हमारे रेशियोज का अलग अलग इंपॉर्टेंस भी हमारे सामने आता है और उसकी वजह से पर्सनल बायस होना बहुत ही कॉमन चीज होती है हमारे लिए। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने आखिरी थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर में। इसके बाद में हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो प्रैक्टिकल्स करने के लिए हमें किन चीजों की एक्चुअली में वर्किंग करनी है, उन चीजों को हमें समझना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग दी क्लासिफिकेशंस और टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। कौन कौन से अकाउंटिंग रेशियोज करने हैं, उनका नाम बहुत अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि इनमें से किसी सिंगल का या किसी मिक्स का आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिक सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से रेशियोज का डिस्कशन हमें करना है ना। फर्स्ट इज करंट रेशियो। सबसे पहला जो है वो है लिक्विड रेशियो। इस लिक्विड रेशियो में हमें दो रेशियोज डिस्कस करने हैं, जिनमें पहला है करंट रेशियो, दूसरा है लिक्विड रेशियो। इसी का दूसरा नाम है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो से हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी का क्या हालचाल है, यानी पैसों का अरेंजमेंट कितना आसानी से, कैश का या कैश इक्विवेलेंट्स का कितना अरेंजमेंट हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बिजनेस में हमारी क्या पोजीशन है, हमें इससे ये पता चलता है। देन अगला जो रेशियो है हमारा वो है सॉल्वेंसी रेशियो। ना सॉल्वेंसी का मतलब हम लोगों ने भी डिस्कस किया ही था। सॉल्वेंसी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके की सॉल्वेंसीज की हम लोग बात करते हैं। लिक्विडिटी में भी हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को भी साथ में कंसीडर करते हैं। नाउ यहां पर सबसे पहले हमें देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब लोन, लॉन्ग टर्म डेट्स, एंड इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, इन दोनों के बीच का रेशियो हमें देखना है। देन टोटल एसेट टू डेट, यानी हमारे लोन की क्या पोजीशन है और हमारे पास में टोटल एसेट्स कितने हैं, उनकी क्या पोजीशन है,
उन चीजों को हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद में थर्ड रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो हमें देखना है। प्रोप्राइटरी का मतलब है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी के साथ हमारे रेशियोज का क्या हिसाब है, क्या कंपैरिजन है दोनों के बीच में, हमें उन चीजों को समझना है। एंड चौथा इसमें हमें समझना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादातर स्टूडेंट्स को परेशान करता है, इसीलिए इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके बार बार रिपीट करते हुए आप लोग समझिएगा। देन अगला अकाउंटिंग टर्नओवर, अकाउंटिंग रेशियो, हमें एक्टिविटी रेशियोज पढ़ना है। सॉरी, मैंने अकाउंटिंग बोला, एक्टिविटी रेशियो या इसी को हम बोलते हैं टर्नओवर रेशियोज। नाउ एक्टिविटी या टर्नओवर का मतलब सेम है बिजनेस में, हम जिस चीज का काम कर रहे हैं बिजनेस में उसके साथ में कोरिलेट करते हुए इन सभी रेशियोज को हमको देखना है, यानी बिजनेस के मेन ऑपरेशंस के ऊपर ये रेशियोज हमारी हेल्प करता है। इनमें पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी इन्वेंट्री की हेल्प से हम इस रेशियो का कंपैरिजन सीखते हैं। देन सेकंड इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हम लोगों ने समझा था कि करंट असेट्स, सॉरी हमारे सन्ड्री, डेटर्स एंड बिल्स पेएबल, करंट एसेट की कैटेगरी में ये दोनों चीजें आती है, इनको हमने यहां पर कंसीडर किया। उसी तरीके से करंट लायबिलिटीज में आते हैं ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स का मतलब होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, इन दोनों को जोड़ करके हम निकालते हैं ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। और उसके बाद में हमारा आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल की जरूरत हमें यहां भी पड़ती है, तो हम यहां पर थर्ड रेशियो ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें भी वर्किंग कैपिटल रेशियो में आ जाता है काम। देन उसके बाद में अगला हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चौथा जो रेशियो है हमारा वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाउ व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? प्रॉफिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद में हमने देखा नेट प्रॉफिट, उसके बाद में 11th क्लास में ही हम लोगों ने समझा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो वो ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ हम निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी हम यहाँ निकालते हैं। और आखिरी जो रेशियो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI। तो ये रिटर्न और इन्वेस्टमेंट और ROI हमारा आखिरी रेशियो है। अब हम इसके बाद में एक एक रेशियो का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उनमें क्वेश्चंस में हमें क्या परेशानी आती है उन चीजों को भी हम समझेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनाते समय किन चीजों का ध्यान देना है, कौन से रेशियो के लिए कौन कौन से फॉर्मूला अवेलेबल हैं, कौन कौन से फॉर्मूला कब कब काम आते हैं और किस रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस दिया है या सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, इन सभी चीजों को वन बाय वन एक एक रेशियो में हम लोग समझते जाएंगे। तो बने रहने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना जरूरी है, साथ में रहने के लिए आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी जरूरी है और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन नोटिफिकेशन आने के लिए वो जरूरी है आप लोगों को दबाना। सो लास्ट में लाइक करना वीडियो को, जहां पर जो भी चीज पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।